नमस्कार, बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि विधानसभा में किस तरीके से तेजस्वी यादव ने प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर न्यू बिगिनिंग एनडीए सरकार को घेरने का प्रयास किया। तेजस्वी यादव की बातों में इस बार साफ दिखाई पड़ रहा था कि अब वो पिता के लिए यानी कि लालू प्रसाद के लिए डिफेंसिव नहीं है, बल्कि उनके राज को जिस तरीके से वो पेश कर रहे थे उससे एक बात बहुत साफ नजर आ रहा है कि आने वाले चुनाव में तेजस्वी यादव ये बताएंगे कि लालू का शासन कहीं बेहतर था और इसके लिए वो कई तरह के आंकड़े भी पेश कर रहे थे और साथ ही साथ सत्ता पक्ष को ये कह रहे थे कि कब तक 2005 से पहले की दुहाई देते रहिएगा। मतलब बहुत साफ है कि अपने आधार वोट बैंक को इंटैक्ट रखने का प्रयास लगातार तेजस्वी यादव करते देखे गए और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि परिवारवाद पर कटाक्ष करने वाली पार्टी के मंत्रिमंडल में ज्यादातर परिवारवाद के लोग ही, जी हां, परिवारवाद के तहत आने वाले लोग ही मंत्री हैं। निश्चित तौर पर बीच में स्थिति तब खराब हुई जब विजय सिन्हा के ऊपर तेजस्वी यादव ने बोला और बात यही नहीं रुकी जब सम्राट चौधरी पर भी वो ये तंज कसे कि सम्राट चौधरी सिर्फ 5 साल पुराने भाजपाई हैं, असली भाजपाई तो विजय सिन्हा है। निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव ये कहने का प्रयास कर रहे थे कि मुख्यमंत्री घिसी पिटी बात करते हैं, बिहार कहीं पीछे जा चुका है, 20 साल पर्याप्त होता है, पर सवाल उठता है कि क्या वाकई लालू प्रसाद का शासन बेहतर था? क्या जो रिकॉर्ड आंकड़े पेश कर रहे थे तेजस्वी यादव उसमें क्या दम है? हम भी इसकी चीड़फाड़ करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे और आपको बताएंगे कि दरअसल स्थिति क्या थी, कब खराब हुई, बिहार कहां से पिछड़ा और उसके बाद स्थिति कैसे कैसे बिगड़ती चली गई। तो आइए इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए कई मेहमान जुड़े हैं, लेकिन पहले आपको लिए चलते हैं सदन, वहां क्या कुछ हुआ उसका एक संक्षिप्त विवरण आपको बताते हैं, दिखाते हैं, फिर हम शुरू करेंगे चर्चा। बैठे हैं हम इनके पिता का नाम इस सदन में नहीं लेना चाहते। इनके पिता का भाषण गांधी मैदान में या भाजपा के रैलियों में मुख्यमंत्री जी के प्रति क्या था? देश का अगर सबसे मुख्यमंत्री है तो नीतीश कुमार जी। हमने तो नहीं बोला। नीतीश जी के पुत्र के बारे में आपके पिता ने क्या कहा था ये भी जान लीजिए। आप भी मौजूद हैं जनता दल विरोधी दल के नेता के तौर पर लोग काम भाषण दे रहे हैं, वो दीजिए। अरे सुनिए ना, क्या आपके पिता ने अब शब्द मुख्यमंत्री के लिए नहीं बोला? खड़ा होके बोलिए नहीं बोला, खड़ा होके बोलिए नहीं बोला, खड़ा होके बोलिए नहीं बोला, खड़ा होकर के बोलिए नहीं बोला, खड़ा होकर के बोलिए नहीं बोला। आपके पिताजी ने क्या क्या बोला? अरे बोला तो बोला। अरे आपके पिताजी ने क्या क्या बोला? छोड़िए ना। अरे बिहार को लूट लिया, आपके पिताजी ने बिहार को लूट लिया, गरीबों वंचितों को लूट लिया, पूरा बिहार लूटने वाला आपका परिवार। शांति बना रखिए। उसी समय आप मंत्री बना गया था जो हल्ला हुआ। बैठिए। मैं तो जेल में होके आया हूँ, लालू प्रसाद जी ने हमको जेल भी भेजा है, वो दिन भी याद रखता हूँ। समझ गए? और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही आखिरी बार चुनाव कौन पार्टी से जीते? पार्टी से क्या होगा? कौन पार्टी से जीते? आप बेफिक्र रहिए, ये गलतफहमी में मत रहिए। आखिरी बार पार्टी हमारे दल से जीते, उसके बाद हारना ही तय है। आप कोई राजा है क्या? अरे पहले तो यह समझ लिए लोग आप उप मुख्यमंत्री हैं, बैठ जाइए। नहीं है। तो ये सुना, जी हां, सम्राट चौधरी शकुनी चौधरी के बेटे और तेजस्वी यादव उनका नाम नहीं लिया, लेकिन तेजस्वी यादव ये कहने का प्रयास कर रहे थे कि सम्राट चौधरी के पिता ने मुख्यमंत्री के बारे में क्या कुछ कहा था और बार बार उन्होंने चुनौती दी। बात यहीं पर नहीं रुकी, सम्राट चौधरी भी खड़े हुए और वो कहने लगे कि आपके पिता ने क्या कुछ कहा है, बिहार को किसने लूटा है, बिहार की बदहाली के लिए कौन जिम्मेदार है। सवाल यह उठता है कि वाकई कौन जिम्मेदार है बिहार की बदहाली के लिए? बिहार पीछे हुआ तो क्यों हुआ और बिहार क्या वाकई डेवलपमेंट के रास्ते पर है
या ये जो भाषण है वो महज चुनावी भाषण है, सदन में दिया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि नुक्ताचीनी और जिस तरीके से नोक झोंक हुआ उसका मायने क्या है। अगर मैं जहां तक समझ रहा हूं तो मैं ये समझ पा रहा हूं कि अब तेजस्वी यादव अपने पिता के शासन पर डिफेंसिव होने वाले नहीं है, क्योंकि मेरी जानकारी में तेजस्वी यादव समझ चुके हैं कि आधार वोट बैंक को इंटैक्ट रखना बहुत जरूरी है। और इसलिए जो तेजस्वी यादव अपने पिता का फोटो पोस्टर से हटवा देते थे कई बार, वो अब ऐसा करने वाले नहीं है। क्या है उनकी रणनीति, इस बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ मेहमान। लेकिन आपको सीधे लिए चलते हैं, नीतीश कुमार खड़े हुए हैं बोलने के लिए। वो क्या बोलते हैं आपको पहले हम वो सुनाते। जो कब्रिस्तानों की घेराबंदी थी, अब वो कब्रिस्तान की घेराबंदी हिंदू और मुस्लिम के इलाके में बना हुआ था। उस सबको बड़ा मुश्किल होता था और कोई नहीं बचाता था, वोट लेते रहता था, लेकिन मुसलमानों का नहीं। लेकिन हम लोग आए और आते ही 2000, सुनो ना यार, कुछ नहीं जाता है। अरे कुछ है, तुम्हारे जो सबसे बड़े, आपके जो सबसे बड़े नेता थे, उनका हमसे क्या रिश्ता था, कुछ पता है? ऐसे ही बोल रहे, इन लोगों के साथ हो गए हो, बेकार का काम कर लिए हो, अब उसको छोड़ दो। हम अब यही कहना चाहते हैं कि पहले जो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा था, हमने सबको, और हिंदू मुस्लिम का, और जो हम बता रहे थे उसका जो जगह था और उसमें दिक्कत होती थी, हम लोगों ने 2006 में ही उससे बात किया कि आपकी ये जगह कितनी है। उन लोगों ने लगभग हम लोगों को हमको बताया था 8000 से थोड़ा ज्यादा कब्रिस्तान की घेराबंदी, और उसका हम लोगों ने पूरा का पूरा घेरा करवा दिया। और अब उसी समय से हिंदू मुस्लिम का कोई झगड़ा नहीं हुआ। और ये लोग झगड़ा करते थे और ये लोग कोई बात करते थे, अरे भाई हम तो एमएलए थे, होकर के एमपी होकर हम चले गए थे। और उस समय भी यहाँ जो था तो वहां मुसलमानों के साथ क्या हो गया था। अब वहां पर जब हम जा रहे थे, 5 में घूम रहे थे, वहां के मुसलमान, हाँ भागलपुर, वहां का सब मुस्लिम लोगों ने हमको कहा कि साहब इतना पहले झगड़ा हुआ और ये लोग भी 15 दिन रहे हैं, ये लोग भी कुछ नहीं किए। और उसके बाद जैसे ही हम आए, वैसे ही हम लोगों ने वहां के बारे में एक एक चीज को देख लिया और जो गड़बड़ किया था उसको पकड़ करके उसके खिलाफ एक्शन हुआ। और जितने मुस्लिम परिवार के लोग वहां पर थे, उनको दिक्कत थी, उसको हम लोगों ने पूरा मदद किया। और उसके पहले आपको बता रहे हैं, जो हम लोगों ने 80 से ज्यादा, 8000 से ज्यादा कब्रिस्तान की घेराबंदी की और उसको कोई झगड़ा नहीं। और उसके बाद भी उन लोगों से हमने पूछा कि आपका जो इस प्रकार का था, आपने बताया, हमने कर दिया, आप कुछ और बताइए। तो उन लोगों ने 1227 के बारे में बाद में बताया। तो अब उसमें भी हम लोगों ने 748, 746 तो कर दिया है, अब बाकी हो रहा है। अब इसी साल लगता भी बाकी काम पूरा हो जाएगा। तो ये देखिए मुख्यमंत्री किस तरीके से तेजस्वी यादव की बातों का जवाब दे रहे हैं, और ये हमने आपको सुनाया। सवाल ये उठता है कि नोक झोंक तो चलेगा। दरअसल सीधे तौर पर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आप मुसलमानों को ठग रहे थे और हमने उनके कब्रिस्तान को घिरवाया, भागलपुर दंगे में जो दोषी थे उनको सजा दिलवाई, आपने क्या किया। और इस तरह की नुक्ताचीनी चल रही है। लेकिन इस पूरे बहस का मायने क्या है, ये पूरा बहस किस ओर जा रहा है, और आखिरकार तेजस्वी यादव कहना क्या चाह रहे हैं। एक तरफ तेजस्वी यादव नीतीश सरकार को सवालों के घेरे में ले रहे हैं, जबकि कल राबड़ी देवी कहती सुनी गई कि अरे आप बीजेपी का साथ छोड़िए, हम आपके साथ आ जाएंगे। सवाल उठता है कि राबड़ी देवी कहती हैं नीतीश कुमार के साथ आ जाएंगे और पुत्र कहते हैं कि नीतीश कुमार 20 साल में कुछ किए नहीं।
तो इसका मतलब क्या है, ये हम समझने का प्रयास करेंगे कि बिहार की सियासत जा किस ओर रही है। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ रामबंधु वत्स जी जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक, आपका बहुत स्वागत है। श्याम किशोर चौबे वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ संवाददाता सुजीत कुमार पटना से जुड़े हैं, विधानसभा में मौजूद हैं। सुजीत, चल क्या रहा है, जरा इस बारे में बताइए। जी पंकज जी, ये जिस तरीके से अभी राजनीति चल रही है और जिस तरीके से अभी राज्यपाल के अभिभाषण पे जो अभी बयानबाजी का दौर चल रहा है, ये कई मायनों में बहुत सारे संकेत दे रहा है। जैसे कि शुरू में आपने कहा कि तेजस्वी यादव अब डिफेंसिव नहीं होंगे, बिल्कुल सही बात है। तेजस्वी डिफेंसिव नहीं है, तेजस्वी ने बिल्कुल अटैकिंग मोड में सरकार के ऊपर हमला किया। और एक नहीं बल्कि कई ऐसे मौके आए जब तेजस्वी सीधे तौर पर सरकार पर हमला करते हुए दिखे। न केवल सरकार बल्कि कुछ व्यक्तिगत बातें भी सामने आई उसमें। लेकिन तेजस्वी ने जिस तरीके से कहा कि सरकार खटारा, सिस्टम खटारा, सीएम थका हारा और बिहार की जो आवाम है वो मारी मारी फिर रही है। तेजस्वी ने एक शब्द में सबको लपेटने की पूरी कोशिश की। तेजस्वी ने सम्राट को भी नहीं छोड़ा, सम्राट को यहां तक कह दिया कि आप अंतिम बार हमारी ही पार्टी से जीत के आए थे। इसके साथ तेजस्वी का सीधा निशाना विजय चौधरी भी बने। विजय चौधरी के ऊपर भी तेजस्वी ने सीधे सीधे कहा कि आप तो कांग्रेस में थे, आप 5 साल पहले, आप कुछ दिन पहले आके नीतीश कुमार के साथ जुड़ गए। हालांकि विजय चौधरी ने उसका काउंटर भी किया। तेजस्वी ने हर उस चीज को बताने की कोशिश की जो 2005 के पहले लालू प्रसाद यादव या फिर राबड़ी देवी के शासनकाल में बिहार में हुआ। उनका मुख्य मुद्दा सामाजिक न्याय रहा। सामाजिक न्याय पर वो बार बार चोट करते रहे। यद्यपि विकास के नाम पे उन्होंने कुछ चीजों को गिनाया, लेकिन वो बार बार सामाजिक न्याय के मुद्दे पर बार बार सरकार को याद दिलाते रहे कि हमारी जब सरकार थी तो उस समय सिस्टम हमारा था, अधिकारी हमारी बातों को मानते थे। आज की तारीख में अफसरशाही जो है वो बेलगाम हो चुकी है, लोगों को अपनी बातों को रखने का उचित मंच नहीं मिल रहा है। और दूसरी बात, तेजस्वी अपने उस मैसेज को देना चाहते थे, जिस मैसेज को एक आवाम के बीच में देखा जाए इस तरीके से कि वो किस तरीके से बिहार को लीड करने के लिए तैयार है। देखिए, अपने संबोधन में तेजस्वी ने जब लास्ट में कंक्लूड किया तो उन्होंने कहा कि मैं आप सबका आशीर्वाद चाहता हूं, आप लोग मुझे आशीर्वाद दे कि मैं बिहार को आगे लेके जाऊं, बिहार को तकनीक के रास्ते पे आगे लेके जाऊं, एक नया बिहार बनाऊं। तेजस्वी अपनी पूरी तैयारी करके आए थे। तकरीबन 79 मिनट का वक्त उनको मिला था अपनी बातों को रखने के लिए, और 79 मिनट में तेजस्वी ने हर उस चीज को बताने की पूरी कोशिश की जिस चीज को लेकर के उनकी मां या उनके पिताजी की सरकार पर सरकार हमेशा हमला करती है, या फिर बीजेपी जदयू के जो भी नेता होते हैं वो लगातार हमला करते हैं। तेजस्वी ने एक साथ कई मुद्दों को उघाड़ने की कोशिश की और उस मुद्दे पे उन्होंने कहा, मैं आपको याद दिला दूं, उन्होंने परिवारवाद के ऊपर भी बहुत सारी बातें कही। एक सूची में उन्होंने कई मंत्रियों के नाम गिरा दिए। हालांकि नीतीश मिश्रा उठे, नीतीश मिश्रा ने उठ करके उसका प्रतिवाद भी किया, लेकिन उन चीजों को लेकर के उनका कोई रिएक्शन नहीं था। उनको जो मैसेज देना था सदन में अभिभाषण के माध्यम से, जो उनको जवाब देना था वो दे चुके हैं। और वो उनका एकमात्र, चलिए वो दे चुके हैं, पर एक बात तो साफ दिखाई पड़ रहा ना कि तेजस्वी आक्रामक है, तेजस्वी डिफेंसिव नहीं है। श्याम किशोर चौबे जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या अपने पिता के शासन की बात करके आपको नहीं लगता कि तेजस्वी ने अपनी रणनीति बदली है? क्योंकि पिछले दिनों देखा गया था पोस्टर में पिता का फोटो भी नहीं लगाते थे। मतलब साफ था कि पिता, जो कि जंगल राज के पर्याय माने जाते हैं, उनसे तेजस्वी किनारा करना चाहते थे, A to Z की पार्टी बताना चाहते थे। लेकिन अब एक चीज साफ दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, माता पिता के शासन के मुद्दे पर वो डिफेंसिव नहीं होंगे। वो कहेंगे कि बेहतरीन टाइम था, और जिस हालत में बिहार का गवर्नेंस उनके पिता को मिला था, उसके बाद उनके पिता ने 150 सालों से ऑप्रेस्ड, सप्रेस्ड लोगों को उठाया, उनके मुंह में जवान दी। लेकिन सवाल यह है कि जो अपहरण उद्योग बन गया था, क्राइम सिर पर था, इन सब बातों को कैसे डिफेंड करेंगे जब जनता के बीच में जाएंगे तेजस्वी यादव? श्याम किशोर चौबे जी, देखिए, चुनाव में अब जाना है बिहार को, और जाहिर बात है कि वहां के लीडर तेजस्वी यादव ही होंगे प्रतिपक्ष की ओर से।
ऐसी स्थिति में अगर वो डिफेंसिव होकर लड़ेंगे तो चुनाव में फिर जो डिफेंसिव होगा जाहिर बात है कि उसको बहुत वैल्यू नहीं मिलेगा। ऑफेंसिव तो इनको होना पड़ेगा। दूसरी बात, बिहार न तब अच्छा था न अभी बहुत अच्छा है। ये तो फैक्ट है कि जो तेजस्वी ने अभी कहा और मेरे ख्याल से 2-3 दिन पहले या हफ्ता दिन पहले रिपोर्ट आई थी नीति आयोग की और कई और कुछ रिपोर्ट्स आई थी जिसमें बिहार की स्थिति को बहुत बढ़िया तो बताया नहीं गया। बिहार की स्थिति आज भी खराब है, तब भी खराब थी। तब जो आपने कहा कि अपहरण उद्योग और आपका अपराध ज्यादा थे, तो आज भी अपहरण और उद्योग की घटनाएं हो रही हैं। हाँ ठीक है, उस स्केल पे नहीं है, लेकिन जो अपेक्षा थी, नीतीश कुमार को भी 20 साल का टाइम मिला। इस टाइम में उनको शुरुआती दौर में विकास पुरुष की संज्ञा भी मिली, लेकिन इधर का विकास पिछले 4-5-6 वर्षों में बिहार डगमगाया है, इसमें कोई शक नहीं है। कल जो बजट आया उसको भी देख के आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या स्थिति है। स्टेट ओन्ड टैक्सेस का बहुत अभाव है, सारा कुछ केंद्र के भरोसे है या फिर लोन के भरोसे है। करीब 18% लोन की गणना की गई है इस बजट में। 18% लोन मतलब आप मान के चलिए कि ऑलमोस्ट 1/5 लोन पर ही रहेगा, तो इसका मतलब स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और तेजस्वी को आक्रामक होना होगा। हाँ, उन्होंने अपनी बातें साधी और जैसा कि अभी कहा गया, उन्होंने लास्ट में एक बात कही थी मैं सरकार नहीं नया बिहार बनाना चाहता हूं। तो प्ले तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। लास्ट में इन्होंने 2-3 शेर भी सुनाए, सब पे आक्रामक हुए, लेकिन माता पिता के काल को भूल के अगर ये आगे बढ़ेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। माता पिता के शासन को इनको महिमा मंडित तो करना ही पड़ेगा और वो इसलिए करना पड़ेगा कि डेवलपमेंट इंडेक्सेस में और जो डेवलपमेंट की चीजें होती है, जैसा इन्होंने जिक्र किया मेडिकल कॉलेज हो, जैसा इन्होंने जिक्र किया यूनिवर्सिटीज हो, जैसा इन्होंने जिक्र किया कॉलेजेज हो, जैसा इन्होंने जिक्र किया कि अपॉइंटमेंट्स हो, उस मामले में बिहार तो पिछड़ा है। पिछले 20 वर्षों में नए मेडिकल कॉलेज बहुत नहीं आ सके, नई यूनिवर्सिटियां बनी। हाँ, अभी के बजट में है कि कितना ठीक से मुझको आंकड़ा नहीं याद है, 316 या 367 डिग्री कॉलेज खोलेंगे प्रखंडों में। ये बातें पहले होनी चाहिए। ये लास्ट बजट है, ये तो अब इस सरकार का लास्ट बजट है, अगली बार मौका मिलेगा तो ठीक है। आप वो सारी बातें ठीक कह रहे हैं, लेकिन रणनीति के तौर पर रामबंधु वत्स जी, आपको नहीं लगता कि अगर अपने माता पिता की बात ये खुद लाएंगे तो रणनीतिक तौर पर यह बहुत बड़ी गलती होगी? मैं कुछ आंकड़े रख रहा हूं और उन आंकड़ों को अगर रखा जाए तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि आरजेडी डिफेंसिव हो जाएगी। कहा यह जा रहा, देखिए जो आंकड़े मेरे पास हैं, 2004 में फिरौती के लिए अपहरण 411 हुआ तो 2019 में 43 हुआ। डिफरेंस देखिए। सवाल यह है, 2004 में हत्या 3861 हुआ तो 2019 में हत्या के मामले 3138 दर्ज हुए, 18% की कमी हुई। 2004 में डकैती 1297 हुआ तो 2019 में 391 डकैती हुई, 69% की कमी हुई। दुष्कर्म के मामले में 2004 में 1390 मामले दर्ज हैं तो 2019 में 703 मामले दर्ज हैं। और सवाल यह उठता है कि किस तरीके से तेजस्वी जस्टिफाई करेंगे कि भाई विधायक तक सुरक्षित नहीं थे, अजीत सरकार हो, देवेंद्र दुबे हो, ब्रिज बिहारी हो, छोटन शुक्ला हो, सबके सब मारे गए। और ये मारे गए किस कालखंड में? तो लालू राबड़ी के शासन। ऐसे में अगर तेजस्वी अपने पिता और माता के शासन को लेकर के आक्रामक होते हैं तो आपको नहीं लगता कि यह भारी रणनीतिक चूक होगी? क्योंकि एक बड़ा समुदाय है जो एंटी आरजेडी वोट करना चाहता है और उसी स्पेस को बखूबी नीतीश कुमार ने भरा है। तो आपको नहीं लगता कि ये एक रणनीतिक चूक होगी? तेजस्वी यादव को बार बार कहना पड़ेगा कि 2005 से जो पहले था, अब हमें नए बिहार की बात करनी चाहिए, लेकिन अपने पिता के माता के शासन की याद दिलाएंगे तो मुझे लगता है जो
कहते थे सम्राट चौधरी कि तेजस्वी को नहीं लालू प्रसाद पे ज्यादा अटैक करिए, तो ये सम्राट चौधरी की रणनीति ज्यादा कारगर होगी। तेजस्वी यादव के साथ एक जुड़ी बात यह है कि अगर वो अपने माता पिता के कार्यकाल की चर्चा नहीं करेंगे तो फिर वो सामाजिक न्याय की बात कैसे कर पाएंगे। उनके कार्यकाल में जो सामाजिक न्याय की बात वो करते हैं उसी के जरिए वो जातिगत समीकरण को भी साध सकते हैं। अभी एमवाई समीकरण के साथ साथ जो दलित टच आरजेडी देना चाहती है, इसके लिए जरूरी है कि वो लालू यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल में जो सामाजिक न्याय, जो मतलब तथाकथित जो सामाजिक न्याय की बात कही जाती है उसकी वो चर्चा करें। इसलिए उनको छोड़ करके आगे बढ़ने से निश्चित रूप से ये एमवाई समीकरण तक सिमट जाएंगे। आप देख लीजिए कि नीतीश कुमार अभी आप ही के कार्यक्रम में देखा कि नीतीश कुमार कब्रिस्तान और मुसलमानों के लिए क्या बोल रहे थे। तो और इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी, वामपंथी पार्टियों का भी एक मुस्लिम टच है। तो कहीं ना कहीं इनको अगर एमवाई से आगे बढ़ना है तो उसमें भी वो अपने पिता के शासन की चर्चा करना जरूरी है। लेकिन आपने जो कानून व्यवस्था की बात कही है, निश्चित रूप से 90 के पहले की तरह आज बिहार में कानून व्यवस्था में सुधार है। 90 में स्थिति बहुत ही खराब थी, इसमें दुमत नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि 90 के पहले की जो कानून व्यवस्था की स्थिति थी उसके जरिए क्या एनडीए बार बार चुनाव लड़ेगी या उसके पास कुछ नया भी होगा। यह मुद्दा तो एनडीए खासकर नीतीश कुमार कई बार भुना भी चुके हैं। आप देख लीजिए कि कानून व्यवस्था एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता है, लेकिन बेरोजगारी भी तो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। देख लीजिए कि बीपीएससी के जो परीक्षार्थी हैं वो कितने दिनों तक सड़क पे हैं। 2017 से लेके आज तक एक भी ऐसा प्रतियोगिता परीक्षा बिहार सरकार द्वारा नहीं हुआ है जिसमें या तो गड़बड़ी का आरोप न लगा हो, जिसमें पेपर लीक का आरोप नहीं लगा हो। तो केवल कानून व्यवस्था, वो भी 90 के पहले की कानून व्यवस्था की दुहाई दे करके बार बार नीतीश कुमार नहीं जा पाएंगे। कम से कम आप ये देख लीजिए कि 2020 के चुनाव में जब नीतीश कुमार भी रोजगार की बात करते थे और तेजस्वी यादव भी रोजगार की बात करते थे, तो जनता सबसे अधिक रोजगार देने के आश्वासन को तेजस्वी यादव के आश्वासन पे ही विश्वास की थी। उस समय 2020 का जो उनका कैंपेन था उसमें तेजस्वी यादव जब रोजगार की बात करते थे तो उसका प्रभाव पड़ा था। तो ये जो अभी जो 2020 या फिर हम 25 में आए हैं, तो इसमें नीतीश कुमार का जो कार्यकाल रहा वो अपने 2005 से लेकर 10 तक के कार्यकाल की जो छवि रही है वो मौजूदा समय में वो मिट सी गई है या सिमट सी गई है। तो कानून व्यवस्था भले ही कुछ अच्छी हो इनके पिता के कार्यकाल से, लेकिन अन्य मुद्दों पे सरकार तो फेल्योर रही है। आप एक उदाहरण हम देते हैं। अभी बजट में पास हुआ है कि अरहर और मूंग की दाल जो दलहन फसल है उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदा जाएगा, लेकिन धान की जो खरीदारी का जो नियम है कि किसान से खलिहान में ही धान खरीदा जाए, ऐसा कहीं नहीं होता। पिछले कई सालों से, लगभग 10 सालों से किसान खुद ही पैक्स में ले जाते हैं, धान बेचते हैं, न उनको बोरा मिलता है, न उनको धान पैक्स के अधिकारी उनके खलिहान में धान लेके जाते हैं। वहां भी ये आरोप लगा है कि जो पैक्स के अध्यक्ष को जो वोट नहीं देते हैं उन किसानों को धान बेचने। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको यह बता दें, फिर लिए चलते हैं, हमारे साथ डॉक्टर संजय भी जुड़े हैं, लेकिन हम सीधा विधानसभा लिए चलते हैं। नीतीश कुमार क्या बोल रहे हैं हम आपको सुनाते हैं, फिर हम डॉक्टर संजय की प्रतिक्रिया लेंगे। कम जगहों पर थी जो हम बता दिए। 2005 में बिजली बहुत कम जगह पर थी और पटना तक में 8 घंटा से ज्यादा बिजली नहीं रहती थी और जगहों का हाल और भी खराब था। तो हम लोगों ने, और घरों में पीने का पानी की भी व्यवस्था नहीं थी और घरों में शौचालय न के बराबर था। लोगों को शौच के लिए काफी दूर जाना पड़ता था। तो उसके बाद हम लोगों ने तय किया 7 निश्चय के तहत हर घर बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय और टोलों में पक्की सड़कों का हम लोगों ने निर्माण किया। 2020 में ये काम पूरा हो गया। अब इसके बाद कहीं कहीं देखा गया कि सबके घर का हम लोग कर दिए, तो कोई नया घर बनाया है उसके लिए भी कर रहे हैं, और मान लीजिए किसी का घर टूट गया तो उसके लिए भी उसको ठीक करने के बाद उसको भी करवा रहे हैं हम लोग एक तरह से काम, ताकि हर घर बिजली। अब आप सोच लीजिए, हर घर बिजली। तो
नीतीश कुमार 7 निश्चय की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार कितने घंटे बिजली रहता था, ये सारी बातें कर रहे हैं। पर एक सवाल ये उठता है श्याम किशोर चौबे जी कि नीतीश कुमार को अब वाकई नई बातें भी करनी होगी, उनको बताना होगा कि 20 साल के गवर्नेंस में किस तरीके से चीजें बदली हैं। ये सच बात है। अभी आप नीति आयोग की रिपोर्ट की बात कर रहे थे, अगर हमारा पर कैपिटा इनकम जो सबसे गरीब जगह है विश्व का, अगर उससे भी कम हो तो चिंताजनक बात है। अगर हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत खराब हो देश में तो चिंताजनक बात है। 20 साल कम नहीं होता, 20 साल बहुत होता है। और आखिरकार जो तेजस्वी की इन बातों में दम है, मुझे यह लगता है कि रणनीतिक रूप से तेजस्वी यादव अपने माता पिता के शासन की बात कम करें और यह कहें कि भाई अब नए बिहार को गढ़ने के लिए हमें नए तरीकों की जरूरत है। अब आप 2005 से पहले जाने की जरूरत नहीं है, अब वो बिहार रह नहीं गया है, उससे काफी आगे निकल गया। मैं मानता हूं कि अगर खुद अपने पिता माता की बात करेंगे तो लोग बहुत तरह की बात करेंगे। लोग बात करेंगे विधायकों की हत्या की, लोग बात करेंगे किस तरीके से आईएएस अफसर और उनकी पत्नी सुरक्षित नहीं होती थी, लोग बात करेंगे गड्ढे में सड़क था या सड़क में गड्ढा था, लोग बात करेंगे कि किस तरीके से दिन दहाड़े डॉक्टरों का अपहरण होता था, डॉक्टरों का पलायन होने लगा, इंजीनियर्स का अपहरण होने लगा। आपको नहीं लगता कि यह रणनीति तेजस्वी यादव के लिए काउंटर प्रोडक्टिव होगा? देखिए, दो चीजें हैं, विधान हाउस में बोलना और चुनाव के मंच पे बोलना। हाउस की रणनीति और चुनाव की रणनीति दोनों में बहुत का फर्क होता है। आप ये मान के चलिए कि जमीन आसमान का फर्क होता है। चुनाव के समय जो रणनीतियां तय की जाती हैं वो हाउस के डिबेट से नहीं तय होती हैं। ऐसी स्थिति में ठीक है, जो अभी इनका पोस्चर है, जो चीजें ये बोल रहे हैं, उससे हम केवल अनुमान कर सकते हैं। चाहे तेजस्वी बोल रहे हो, चाहे नीतीश कुमार या XYZ कोई भी बोलता हो, कोई भी लीडर बोलता हो, चुनाव की अलग परिस्थितियां होती हैं और चुनाव में अभी थोड़ा वक्त है, इसलिए ये हम नहीं कह सकते हैं कि यही बातें वो लेके जाएंगे। लेकिन जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में ये चुनाव में केवल लालू राबड़ी को भज के तो चुनाव नहीं जीतेंगे ना। लालू राबड़ी को का जहां पे, और नेताओं की एक खासियत होती है कि अपना उनका जो माइनस पॉइंट होता है उसको भी प्लस में भीड़ में बदल देते हैं। सीधी सी बात है, वो मंचों से थोड़ा बहुत झूठ भी बोलते हैं, कुछ विस्मरण के कारण, कुछ जानबूझकर। तो उस समय अगले आने वाले चुनाव और अभी से नहीं कर सकते हैं, इसकी हम तुलना नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो बजट है उस बजट से हम देख रहे हैं कि जो बजट पेश किया गया है वो बहुत संतुलित बजट नहीं है। और ये एक बात है कि ये चुनावी बजट भी नहीं है। ये जो थोड़ी बहुत वो आप कहिएगा कि पिंक ऑटो, पिंक बस और पिंक जो किया गया या किसानों के लिए किया गया, उससे कुछ बहुत चुनावी लाभ अभी नहीं मिलने वाला है। बल्कि चर्चा भी हो रही थी कि अभी जो ट्रेंड चल निकला है फ्रीबीज का, अभी जो हाल के दिनों में या हाल पिछले कम से कम 1.5-2 साल से जो चुनावी रणनीति चलती रही है पूरे देश में, और जिस ढंग से घोषणाएं होती हैं उस ढंग की घोषणाएं इसमें नहीं है। तो मेरे ख्याल से इसमें शायद पूरे कार्ड नीतीश कुमार या सम्राट चौधरी खोलना नहीं चाह रहे थे, लास्ट आवर में खोलेंगे। वैसे ही आपके तेजस्वी यादव भी कुछ न कुछ करेंगे। लेकिन ये एक चीज है कि आपने वो सही कहा कि केवल माता पिता को भज के ये चुनाव नहीं जीत सकते हैं, और नहीं वो, हाँ, लेकिन उनका इनको जो लगेगा, मैं फिर कह रहा हूं, इनको जो लगेगा उस चीज को ये जरूर हाईलाइट करेंगे उस टाइम, ताकि इनको कुछ फायदा मिल सके। और नीतीश कुमार की जहां तक बात है, 20 बरस में नीतीश जी ने भाजपा के साथ भी शासन किया,
और तेजस्वी के साथ भी शासन किया। तेजस्वी उसी चीज का आज भी जिक्र कर रहे थे कि जब हम सत्ता में थे तो 2 लाख की 2.5 लाख बोले, हमने नौकरियां दिलाई, और उसके बाद का ये बतावें। तो आज की वर्तमान आवश्यकता, मूलभूत आवश्यकता अब धीरे धीरे नहीं बल्कि बहुत तेजी से पूरा देश मटेरियलिस्टिक की ओर, स्टेज की ओर बढ़ रहा है। इसलिए कि अगर पेट में अन्न नहीं रहेगा, आप जीने के संसाधन नहीं रहेंगे, आप पिछड़े रहेंगे, तो लोग उसको सोचते हैं, पहले ठीक नहीं है, उतना सोचते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सवाल यह है कि इंडस्ट्री नहीं आया, उस तरीके से नहीं आया। डॉक्टर संजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुजीत आप बने रहिएगा। रामबंधु बस जी आपके पास भी आ रहा हूं। डॉक्टर संजय, आपको लगता है कि तेजस्वी यादव जिस तरीके से अपने माता पिता का गुणगान सदन में कर रहे थे, उस रास्ते पर चलेंगे तो तेजस्वी यादव को फायदा कम और नुकसान ज्यादा होगा? देखिए, उनके माता पिता के कालखंड को हम लोगों ने देखा है, उसको जिया है और उसको भोगा भी है। और वो परिस्थितियां, वो स्थितियां शायद बिहार में लोग नहीं लाना चाहेंगे। जिस कालखंड में सारी चीजों किसके हवाले कर दी गई थी, उसका गवाह बिहार रहा। नरसंहारों का बूचड़ खाना बन गया था बिहार। रात गुजर जाने के बाद सुबह का सूरज कितनी लाशों के साथ होगी, ये कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था। और उसकी संख्या दहाई अंक में होती थी, कभी तिहाई अंक में होती थी। तो वो कालखंड जिसमें कब किस व्यवसायी का, किस चिकित्सक का अपहरण हो जाएगा और फिर अपहरण की राशि का समझौता कहां से होता था, ये सबको पता है। नहीं, सुभाष यादव तो कहे मुख्यमंत्री निवास में होता था। सुभाष यादव जो कि उनके मामा हैं, उन्होंने कहा मुख्यमंत्री निवास में होता था। मैं इस बात को कोई इंडोर्स नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस तरह के गंभीर आरोप वो लगा रहे हैं जो कि मुख्यमंत्री आवास में रहते थे। अब सवाल ये उठता है, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 15 साल में 50,000 लोगों की हत्याएं हुई। 1992 से 2004 के बीच में 32,805 मामले किडनैपिंग के दर्ज हैं। 2000 से 2005 के बीच में 18,189 हत्याएं पुलिस वेबसाइट पर। अब सवाल ये उठता है, मैं वही तो कह रहा हूं कि तेजस्वी जो A to Z की बात करते हैं, नए बिहार बनाने की बात करते हैं, तकनीक के सहारे बनाने की बात करते हैं, ये ठीक है, जवानों के बीच में ये एक नया उत्साह का सृजन करेगा। लेकिन जैसे ही अपने पिता के शासन को वो आगे लाएंगे, मुझे लगता है विपक्ष को लगेगा कि वो हमारी पिच पे खेलना शुरू कर दिए हैं, और विपक्ष जिस तरीके से हमलावर होगी उससे आरजेडी को फायदा नहीं होगा। मुझे तो यही दिखाई पड़ता है। डॉक्टर संजय, आप क्या कहते हैं? जी नहीं, मैं उसी चीज को मैं आगे बढ़ा रहा हूं कि जिस तरह से नक्सलियों का, अपराधियों का, नरसंहारों का, अपराध का जो दृश्य, और वो विभत्स दृश्य जिसमें चिथड़ों में नहीं बटी हुई लाशों को मैंने देखा है। मैं एक पत्रकार के साथ ही एक घटना का जिक्र कर रहा हूं, उसका मैं गवाह था। सुबह का समय था, मैं जा रहा था गया की तरफ, और जानकारी मिलती है कि धनरुआ के पास पुलिस जीप को उड़ा दी गई। और जब हम उस जगह पर गए, चूंकि उनके एडिटर ने उनको फोन किया कि जरा आप गए हैं तो उस खबर को आप भेज दीजिए, उसके बाद आप जाइएगा। और जब मैं वहां पर गया तो उस गाड़ी के चिथड़े उड़े हुए थे। लाश का तो छोड़ दीजिए, उसके हाथ कहाँ थे, पैर कहाँ थे, सर कहाँ थे, धड़ कितने किलोमीटर की दूरी पर थे, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। वो 12 लोग जो पुलिस की जीप में बैठे हुए थे, जिनको नक्सली ने ही कहा था कि यहाँ पर हमला हुआ है, आइए, और उनको किस तरह से लैंडमाइंस बिछा के उड़ा दिया गया। तो वो जो भय, वो जो डर का वातावरण बना, उस वातावरण में कोई नहीं जाना चाहता, क्योंकि जीवन की सुरक्षा हर व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं मानता हूं कि सरकार कितनी सख्त थी, कितनी उनकी प्रशासन पर, पुलिस पर पकड़ थी, या इस तरह के ढीलेपन सरकार के द्वारा दिए गए थे जिसमें उनको तांडव मचाने की पूरी छूट दे दी गई थी कि जातीय नरसंहार में बिहार
चलता रहे, बीसता रहे, बढ़ता रहे और उसकी फसल काटी जाए और वो बोर्ड का गणित और बोर्ड का जिन्न की बात की जाए। मैं नहीं समझता हूं कि उस कालखंड को याद करा करके कोई लोगों के मन मस्तिष्क पर ये कह के कि अब छोड़ दीजिए 20 साल की बात। भाई सारे लोग 20 साल के ही नहीं न हैं, जो 7 करोड़ कुछ वोटर हैं बिहार में, वो सब की उम्र 20 साल ही तो नहीं है। लोग 80 साल के भी लोग हैं, 90 साल के भी लोग हैं, 100 साल के लोग भी हैं, 70 साल के लोग भी हैं, 60 साल के लोग भी हैं। तो अगर उस 20 को घटाया जाए तो उनकी उम्र वाले लोग तो अभी बिहार में बच रहे हैं, जो उस कालखंड को देखा है, जिया है, ये किया है। तो तेजस्वी जी शायद उस कालखंड में जाकर के, ठीक है, गरीबों को आवाज दी, बहुत अच्छी बात है। सामाजिक न्याय के बड़े प्रणेता माने जाते हैं, ठीक है, वो तेजस्वी जी उस बात पर को डॉक्टर संजय, वो सारी बातें सही है, पर सामाजिक न्याय को नकार कौन रहा है? सम्राट चौधरी ही तो बीजेपी के नेता हैं, रामबंधु वत्स जी, कोई और नेता नहीं है। सवाल ये उठता है कि भाई तेजस्वी यादव आप सीएम बन सकते हैं तो सम्राट चौधरी क्यों नहीं बन सकते? अब बिहार के पॉलिटिक्स में ओबीसी पॉलिटिक्स ही तो डोमिनेट कर रहा है। ओबीसी का एस्पिरेशन हो, ईबीसी का एस्पिरेशन हो, अपर कास्ट पॉलिटिक्स तो दिखाई नहीं पड़ रहा। ऐसे में वही सामाजिक न्याय की बात करके आप किसका नुकसान पहुंचाएंगे? दरअसल आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि मैं पिछड़ा हूं, अति पिछड़ा हूं। प्रधानमंत्री भी ये कहने से चूकते नहीं। सम्राट चौधरी भाजपा का चेहरा बने हुए हैं। ऐसे में सामाजिक न्याय की बात करना ठीक है, आप करिए, लेकिन सवाल उठता है जैसे ही आप अपने पिता माता के शासन की बात करेंगे तो लोग आपको चंदा बाबू की बात याद कराएंगे। चंदा बाबू का नाम याद होगा ना, जिनके तीनों बेटे मार दिए गए और उन्होंने कहा था मरना तो तय है, अब ईश्वर मार दे या शहाबुद्दीन। और शहाबुद्दीन जो कि गुजर गए, कोरोना से गुजर गए, उनके बेटे ओसामा को आरजेडी पार्टी में ले आई। लेकिन सवाल यह उठता है कि हम ये भी पढ़ते हैं कि कुछ पत्रकार जेल में शहाबुद्दीन से मिलने गए तो शहाबुद्दीन जेलर की कुर्सी पर बैठे थे और जेल सुपरिटेंडेंट शहाबुद्दीन के साथियों के साथ जमीन पर। अब समझिए, इस तरीके से जेल चलता था और इस तरीके से प्रशासन चलता था। अगर मैं नरसंहार का रिकॉर्ड बताने लगूं तो उसको याद दिलाना मुझे नहीं लगता है कि तेजस्वी के लिए किसी तरीके से बेहतर होगा। यह सच है कि 2000 के बाद 2025 आ चुका है, या 2005 के बाद 2025, 2005 में भी जो पैदा हुआ होगा उसके पास वोटिंग राइट है। लेकिन मुझे लगता है 2005 से पहले की बात जानबूझ करके एनडीए करती है ताकि बार बार लोगों को जंगल राज की याद दिलाई जाए, और जंगल राज की याद ताजा करने के लिए अगर तेजस्वी इस पर कुछ बोलेंगे तो निश्चित तौर पर उन्हें नुकसान होगा। क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल। आप देख लीजिए कि 90 के दशक की ही चर्चा करके तो बार बार एनडीए सत्ता में आई है, तो ये तो सबसे बड़ा प्रमाण है कि 90 की हालत में बिहार लौटना नहीं चाहता है। अगर जब भी चुनाव होता है तो वोट देने वाले के मन में कल्पना होती है कि चाहे हम सहमत हो या असहमत, लेकिन वोटिंग पैटर्न ऐसा हो कि बिहार फिर 90 की ओर न लौट जाए। तो इसमें कोई दुमत नहीं है। उस समय का जो खूनी खेल था 90 के पहले वाली सरकार का, लालू जी के कार्यकाल का, तो वो आप उदाहरण देने लगेंगे तो सारा प्रोग्राम ही खत्म हो जाएगा। काफी उदाहरण भरा हुआ है उनके खूनी कारनामे का, लेकिन वो ताकत उनको कहां से आती थी? उस समय बहुत ही आसान था बिहार में इकलौते लालू यादव को अग्री बनाम पिछली की राजनीति करने का। लालू यादव आज तक, हालांकि आज तक इसमें उनको महारत हासिल है, लेकिन उस समय वो पिछड़ी के इकलौते नेता थे वो, और उस राजनीति के कारण वो कई बार सत्ता में आए, 3 बार सत्ता में आए, और उसके बाद उनका वो खूनी खेल जारी रहा। वर्तमान समय में अब लालू यादव ऐसा नहीं है, या बिहार की तासीर उस तरीके से अग्री बनाम पिछड़ी की हो ही नहीं सकती है। आप देख लीजिए कि आज ऐसा तो सामाजिक स्थिति है ना कि कई अति पिछड़े समाज के लोग यादव नेता या यादव लीडरशिप को पसंद नहीं करते हैं, और उसके कारण नीतीश कुमार के साथ बहुत ही आसानी से आ गए हैं। तो लालू यादव के शासन का ही तो प्रभाव हुआ कि अति पिछड़े जातियों का एक बड़ा वर्ग है जो उनको पसंद नहीं कर रहा है।
दलित समाज का एक बड़ा वर्ग है जो उनको पसंद नहीं कर रहा है। वो बात तो सामाजिक न्याय की करते हैं, और जब वो काम करते, जब उनकी सत्ता थी तो अगरी बनाम पिछड़ी की राजनीति होती थी। जो अभी नक्सली हिंसा होता था, नक्सली हिंसा का तो एक ही उद्देश्य था कि बिहार की राजनीतिक मिजाज को अगरी बनाम पिछड़ी की राजनीति में कायम रखा जाए। लेकिन आज वो चीज अब लालू यादव के हाथ से निकल चुका है। अब दलित समाज ही यादव को पसंद नहीं कर रहे हैं, आज अति पिछड़ी जाति ही यादव लीडरशिप को पसंद नहीं कर रही है, उनके परिवार वालों को पसंद नहीं कर रही है। तो वर्तमान अब मुझे नहीं लगता कि बिहार की जनता का जो मिजाज है वो अब 90 के दशक की ओर लौट पाएगा। बिहार में अब कई दलित नहीं लौट पाएगा, बिल्कुल। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सुजीत ये बताइए, कल विधान परिषद में राबड़ी देवी कहती हैं कि आप बीजेपी का साथ छोड़िए, हम आपके साथ आ जाएंगे नीतीश जी, और आज तेजस्वी यादव नीतीश सरकार को हर फेलियर के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। ये आरजेडी में चल क्या रहा है? ये कंफ्यूजन है या जनरेशन गैप है? लालू राबड़ी को लगता है नीतीश के बगैर सत्ता मुमकिन नहीं है, और तेजस्वी को लगता है कि नीतीश अब नहीं चाहिए, हम अपने दम पर सरकार में आ जाएंगे। आखिरकार आरजेडी में चल क्या रहा है? ये कंफ्यूजन नहीं है, ये अपनी अपनी सोच है। जो लालू प्रसाद और राबड़ी देवी जो है वो अपने हिसाब से सोच रहे हैं, वो इन चीजों को देख रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार उनके साथ आते हैं तो उनको एक एज मिलेगा। आप उस दौर को याद कीजिए जब 2010 में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे, उसमें आरजेडी कितनी सीटें जीत के आई थी, और उसके बाद जब 2015 में जब आरजेडी जदयू के साथ आई थी तब आरजेडी किस तरीके से बाउंस बैक की थी। ये दौर उन लोगों को पता है। अब रही बात तेजस्वी की, मैं आपको यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि तेजस्वी उन चीजों को, जैसे अभी कुछ दिन पहले बात हो रही थी, हमारे कई वरिष्ठ जो पैनलिस्ट है वो बैठे वो बात कह रहे थे, बात बिल्कुल सही है। तेजस्वी अपने हिसाब से पूरे तरीके से मॉडिफाई करना चाहते हैं, राजनीति को मॉडिफाई करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि युवाओं को उनके साथ मिले। मैं एक यहाँ से अपडेट भी यहाँ पे देना चाहूंगा, शायद यही कारण है कि उन्होंने कल पटना में युवा चौपाल का भी आयोजन किया हुआ है। पटना में कल युवा चौपाल करेंगे। खैर, अब जरा हम इस पे आते हैं। तेजस्वी इन चीजों को लेकर के चल रहे हैं कि वो 2005 की, एक्चुअली क्या है ना पंकज जी, यहाँ पे देखिए 2005 की जो चीजें है ना, वो आरजेडी या यूं कहिए तेजस्वी यादव के पीछे जिन्न की तरफ पड़ा हुआ है, वो पीछा नहीं छोड़ रहा है। वो उसी चीज को बार बार कह रहे हैं कि 2005 के पहले, शायद यही कारण है कि नीतीश कुमार भी यही बात कहते हैं कि 2005 के पहले कुछ हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। 2005 के पहले का जो कालखंड है ये पीछा नहीं छोड़ रहा है। अब रही बात राबड़ी देवी की और लालू यादव की, राबड़ी देवी ने कहा कि नीतीश आ जाएंगे। देखिए बिल्कुल सही बात है, वो उन चीजों को अपने मैच्योरिटी लेवल के हिसाब से सोच रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार आते हैं तो आरजेडी को किस तरीके से फायदा होगा। वो जानते हैं कि उनके साथ जो उनका प्रॉपर वोट बैंक है वो बिल्कुल इंटैक्ट रहता है, और अगर नीतीश कुमार साथ में आते हैं तो वो कुर्मी कोदी या फिर ईबीसी ओबीसी या फिर महिलाओं का वोट वो उनकी तरफ शिफ्ट हो सकता है। इस चीज को बिहार में एक बार देखा जा चुका है। शायद यही कारण है कि वो इस तरीके की बात कहते हैं। तेजस्वी अपनी बात तो कहते हैं, अपने हिसाब से कहते हैं, वो आज के हिसाब से सोच रहे हैं, वो आज के हिसाब से इनको बातों को रख रहे हैं। उनका इशारा यूथ के ऊपर है। जो अभी कुछ देर पहले आपने कहा था 2005 के बाद से जो आज की तारीख में जो युवा है वो जो 20 साल का हो चुका होगा, जो 20 साल का हो चुका होगा, उसको वोट देने की संवैधानिक अधिकार उसको मिल चुका है। उसको 2005 के पहले का कोई जानकारी नहीं होगा, वो पढ़ता होगा। सोशल मीडिया का जमाना इस समय उतना तो उस समय होगा नहीं जो आज की तारीख में है। तेजस्वी शायद उसी चीज को कह रहे हैं कि 2005 की चीजों को भूलिए, और वो उस चीज को लेकर के उस वर्ग को टारगेट करना चाहते हैं जो उनको वोट दे सकता है। और लिहाजा उसमें जाहिर सी बात है उसमें युवा ही है, उसमें वो दौर नहीं है, उसमें वो लोग नहीं है जो लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के दौर को देखे हैं। शायद ये जनरेशन गैप इसको नहीं कह सकते हैं, इसे अपने अपने, मेरे हिसाब से ये मुझे ऐसा लगता है, ये अपने अपने हिसाब से जो राजनीतिक अनुभव है उसके हिसाब से जो माइंडसेट है उसके अनुसार ये बातें कही जा रही हैं। जी पंकज जी, उसके हिसाब से ये बातें कही जा रही है। लेकिन डॉक्टर संजय, अगर एक ही परिवार के 3 वरिष्ठ नेता लालू प्रसाद राबड़ी देवी अलग सुर में बोलें, तेजस्वी यादव अलग सुर में बोलें, तो आपको क्या लगता है ये राजनीति है या कंफ्यूजन है? भाई तेजस्वी जी तो राज्यपाल के भाषण को, अभिभाषण को कंफ्यूजन कर रहे थे कि कंफ्यूजन वाला है, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल आपने सही कहा कि ये राबड़ी जी, लालू जी कुछ बोल रहे हैं, तेजस्वी जी कुछ बोल रहे हैं, तो उनके वोटर तो जरूर कंफ्यूज हैं कि किनकी बात पर भरोसा किया जाए। लालू जी तो बाहें फैलाए हैं, कह रहे हैं कि कभी दरवाजा बंद रहता है, बिल्कुल स्वागत करेंगे नीतीश कुमार जी आएंगे। राबड़ी देवी ने जो कहा
तेजस्वी जी इसलिए अटैकिंग है कि लग रहा है इनको कि जिस तरह से बार बार नीतीश कुमार दोहरा रहे हैं कि हम एनडीए के साथ ही रहेंगे, हम वहां नहीं जाएंगे, तो अटैकिंग मूड में वो अटैक कर रहे हैं नीतीश कुमार को। और इतनी बात सच है, इस सच को सबको स्वीकार करना होगा, ओबीसी के ध्रुवीकरण को नीतीश कुमार ने तोड़ा है। अगर छोड़ दिया जाए यादव समाज को, तो जो लौकुश समाज है वो आज भी नीतीश कुमार पर भरोसा करता है, चाहे नेता उसके किसी भी दल में हो, लेकिन उस समाज का भरोसा नीतीश कुमार पर है। पढ़ा लिखा हुआ समाज है, पॉलिटिकली कॉन्शियस समाज है, पोलराइजेशन वो जानता है। और इस बात को लालू प्रसाद भी समझते हैं, राबड़ी देवी भी समझती कि जब तक हम ध्रुवीकरण नहीं करेंगे तब तक बिहार में चुनावी बाजी मारना बड़ा मेरे लिए कठिन है। हाँ, नीतीश कुमार के आने के बाद ही कुछ संभावना ऐसी बन सकती है। 2010 में तो ये 22 पर सिमट गए थे ना, और उसके बाद मैं बता रहा हूं, एक बार, केवल एक बार 1995 में लालू प्रसाद जी अपने बहुमत से सरकार बनाए थे, केवल एक बार। बाकी हमेशा ये समर्थन से, वो कांग्रेस का समर्थन हो, वाम दलों का समर्थन हो, भाजपा का समर्थन हो, ये समर्थन जेडीयू का समर्थन हो, समर्थन में ही इनकी सरकार बनी। तो इस बात को लालू प्रसाद जी बखूबी समझते हैं कि बिना समर्थन के कुछ नहीं हो सकता। और लौकुश समाज या नीतीश कुमार जिसको नेतृत्व करते हैं, ईबीसी समाज, जो आज भी पूरी तरह से नीतीश कुमार पर भरोसा करता है, दलित समाज जो आज भी नीतीश कुमार पर भरोसा करता है, ये तेजस्वी जी चाहते हैं कि जैसे ही वो मेरे पाले में आएंगे हमको अगड़ा पिछड़ा करने में आसानी हो जाएगी। ये लालू प्रसाद जी की समझ। और जैसे ही अगड़ा पिछड़ा करेंगे, अगड़ों के खिलाफ जब एक वातावरण बनेगा और ध्रुवीकरण का लाभ ले लेंगे और परिणाम हमारे हिस्से में आएगा। लेकिन जब तक नीतीश कुमार इवन अलग भी लड़ेंगे, अगर बीजेपी के साथ नहीं भी लड़ेंगे, गठबंधन से अलग भी लड़ेंगे, तब भी हम इस ध्रुवीकरण को नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो चाहते हैं, तेजस्वी जी इसलिए नहीं बोलते हैं और अटैक करते हैं नीतीश कुमार पर कि उनको लगता है कि नीतीश कुमार जी तो आ नहीं रहे हैं। हम विपक्ष के नेता हैं, और विपक्ष के नेता हैं तो अगर हम इस तरह की बात बोलेंगे तो कहेंगे कि देखिए, इनको लगता है कि नीतीश कुमार के साथ ही आने के बाद इनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा या ये चुनाव में, तो ये तो पत्ते नहीं खोलेंगे, ये तो अटैक करते रहेंगे, सरकार की कमियां गिनाते रहेंगे, सरकार कहां कहां कमजोर है इसको बतलाते रहेंगे। और आज ही मैं देख रहा था कि ये कह रहे हैं कि सरकार खटारा, सिस्टम नकारा, सीएम थका हारा, आम आदमी फिर रहा है मारा मारा, ये इस तरह के कई इन्होंने ये सुनाया, लेकिन वो सरकार पर अटैक है। लेकिन नीतीश कुमार अगर कल इनके साथ आने के लिए हामी भर देंगे, तेजस्वी, राबड़ी देवी, लालू प्रसाद, पूरा राजद परिवार, सबके सुर बदल जाएंगे और फिर तो लगेगा कि चलिए हमारे पास तो बिल्कुल एकदम वाकोभर मिल गया, अब हमको चुनाव में कौन हरा सकता है। तो ये चाहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी जहां खड़े हैं, और बीजेपी किसी भी तरह से इस बात को समझती है कि हम 1 लाख तरीके से ध्रुवीकरण बिहार में करने, जो जातीय बिसात बिछ जाती है बिहार में, और उस जातीय बिसात पर जब वोट की फसल काटी जाती है तो फिर उस ध्रुवीकरण में हमारा जो पोलराइजेशन है वो फेल कर जाएगा, फ्लॉप कर जाएगा। इसलिए वो किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार को छोड़ना नहीं चाहती है। आज भी आए हुए थे खट्टर साहब, जो ताजपोशी कराने इनका दिलीप जायसवाल जी का अध्यक्ष के तौर पर, आज भी उन्होंने कहा कि 2025 का चुनाव हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। तो मनोहर लाल खट्टर से लेकर के और सारे लोग एक सुर में कह रहे हैं, और अगर नीतीश कुमार बहुत दबाव बनाएंगे तो वो लोग घोषणा भी कर देंगे कि हाँ ठीक है, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी हर कोशिश करेगी कि हम किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार को नाराज न होने दें, और तेजस्वी जी बार बार अटैक कर करके इरिटेट करेंगे। कभी नीतीश कुमार पर अटैक करेंगे, कभी इनके गठबंधन के साथी बीजेपी पर अटैक करेंगे, कि ताकि दोनों के बीच में दरार उत्पन्न हो, पार्टी अलग अलग तरीके से सोचे। आखिर बीजेपी की चिंता इतना नहीं, ठीक है, आप ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक तरफ रामबंधु वत्स जी मैं आता हूं आपके पास। श्याम किशोर चौबे जी, जो मौजूदा राजनीतिक स्वरूप है, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हैं, लेकिन
आपको ये लगता है कि मौजूदा स्वरूप में तेजस्वी जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं और जो रणनीति उनका दिखाई पड़ रहा है, उसमें वो सत्ता हासिल कर सकते हैं बिहार में? इसके लिए तो अभी किसी के लिए कुछ नहीं कहा जा सकता है। मेरे ख्याल से डॉक्टर संजय साहब भी या और कोई भी कि अभी चुनाव में टाइम है और चुनाव के पहले अभी कह देना कि ये सत्ता हासिल कर सकते हैं और ये सत्ता गंवा सकते हैं, कहना मुश्किल है। लेकिन जो परिस्थितियां अभी तो परिस्थितियां क्रिएट की जा रही हैं ना, चुनाव में हम लोग देख चुके हैं, पिछले कई वर्षों का इतिहास है, विकास बहुत मायने नहीं रखता है और व्यक्ति भी नहीं, उस समय का समीकरण मायने रखता है। उस समय कौन सा समीकरण बनता है, अभी समीकरण बनाने की गढ़ने की कोशिशें की जा रही हैं और बिहार की राजनीति में जाहिर बात है कि नीतीश कुमार ही वो फैक्टर हैं कि जो किसी को एज दिला सकते हैं। इसलिए भाजपा, आप जैसे कि अभी आप इन्होंने खट्टर का जिक्र किया, इसके पहले तो कहा गया कि नहीं, सो उस समय देखा जाएगा, सब लोग चुनाव होने के बाद विधायक तय करेंगे। ऐसी स्थिति में मुझको जो लग रहा है कि नीतीश कुमार के लिए खींचतान है दोनों ओर से। बीजेपी भी चाहती है कि उसको पर्याप्त एज मिले और वो आगे बढ़े, अपनी संख्या आगे बढ़ावे, सत्ता के करीब जाए। नीतीश जी भी चाहेंगे और आपके तेजस्वी भी चाहेंगे, लेकिन जो बीच वाला फैक्टर है वो किधर जाता है, इस पे डिपेंड करेगा कि कौन क्या कर लेगा, कितनी बड़ी बाजी मार लेगा। अभी कहना मेरे ख्याल से जायज नहीं होगा। अभी कहना आपके ख्याल से संभव नहीं है, लेकिन सवाल फिर एंटी इनकम्बेंसी का होता है ना रामबंधु वत्स जी। ये 20 साल थका हारा सिस्टम, खटारा सरकार, और ये जो तरह तरह की बात, रिटायर्ड एडवाइजर, और तेजस्वी यादव ने तो डीके बोस टैक्स, तरह तरह की बात की है, पब्लिक मीटिंग में की है। हमें लग रहा था कि शायद इसकी बात बहुत ज़्यादा वो विधानसभा में भी करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसी बात तो नहीं की उस तरीके से। पर आपको ये दिखाई पड़ता है कि मौजूदा समीकरण में तेजस्वी यादव को एडवांटेज मिल रहा है, खासतौर पर उपचुनाव के लिहाज से, क्योंकि उपचुनाव में देखें तेजस्वी यादव बुरे तरीके से फ्लॉप हुए, और जहां तक महागठबंधन का सवाल है तो कांग्रेस भी खींचमतीरी में लगी हुई है। तो आपको मौजूदा स्वरूप की राजनीति किस ओर जाती हुई दिखाई पड़ रही है? क्या कांग्रेस साथ लड़ेगी, वाम दल साथ लड़ेंगे, और दूसरी तरफ AIM भी एक प्लेयर होगा जो निश्चित तौर पर सीमांचल में उसका एक रोल तो होगा। प्रशांत किशोर किसको ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे? क्योंकि एक चर्चा यह भी होती है, जिस भूमिका में चिराग पासवान पिछले चुनाव में थे, उसी भूमिका में प्रशांत किशोर होंगे। तो सवाल ये उठता है, इतने सारे प्लेयर्स हैं, क्या इसके बावजूद एनडीए अभी भी आपको बहुत भारी दिखाई पड़ रहा है, या आपको लग रहा है कि तेजस्वी यादव बाउंस बैक करेंगे क्योंकि 20 साल का एंटी इनकम्बेंसी है? जी देखिए, सियासी समीकरण अभी जो मौजूदा है, जैसे जहां नीतीश कुमार है वहीं रह जाएं, कांग्रेस जहां है वहीं रह जाए, ऐसी हालत में तो एनडीए सरकार मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। लेकिन ये हूबहू वैसा रहे तब ना, जैसे कि एक तो जो अन्य पार्टियां हैं, चिराग पासवान, मांझी, मुकेश सहनी, ये लोग कहां रहेंगे और इन लोगों का कैसे उपयोग किया जाएगा, ये भी एक मसला है। क्योंकि वो खुद चुनाव लड़ते हैं या वो बीजेपी के जरिए चुनाव लड़वाए जाते हैं, ये भी एक पहलू है। दूसरी बात है कि हर गठबंधन के अंदर अपनी जो टकराहट है, जिसकी आप अभी चर्चा कर रहे थे, जैसे एनडीए में अभी तक एनडीए का मुख्यमंत्री कौन होगा या जदयू को कितनी सीटें मिलेंगी, इन सबों का क्या होगा। उधर कांग्रेस भी है, कांग्रेस भी चाह रही है कि वो कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को ले आए, तो कांग्रेस और आरजेडी और माले की स्थिति भी एक कमोबेश कुछ सुलझी हुई नहीं है। तो वर्तमान परिस्थिति अभी सुलझी हुई नहीं है जिससे कि कोई अनुमान किया जा सकता है। लेकिन जिधर अन्य पार्टियां जैसे कि चिराग पासवान, मांझी, मुकेश सहनी, ये लोग अगर कहीं ईमानदारी से या जिनके लिए वो ईमानदारी से काम करते हैं, तो उधर का कुछ न उधर ही मुझे लगता है कि उधर का पलड़ा भारी हो जाएगा। अभी एक और चीज देखिए
कि ये विधान अभी जो बजट सत्र चल रहा है उसमें माले पार्टी अलग प्रदर्शन कर रही है, वो आरजेडी के साथ प्रदर्शन नहीं कर रही है। कल माले पार्टी का अलग प्रदर्शन था, उसके जो विधायक हैं वो अलग प्रदर्शन कर रहे थे कि केरल की तरह सामाजिक न्याय के लिए कुछ 3,000 रुपए का वो राशि दिया जाए और गरीबों को 10 किलो अनाज दिया जाए। तो वो आरजेडी के साथ बजट सत्र में भी नहीं दिखी, वो बीपीएससी के मुद्दे पे भी नहीं दिख रही थी। तो कैसा समीकरण होगा उसी से तय हो पाएगा। लेकिन इतनी तो बात सत्य है कि तमाम लालू यादव के समय में जो भी जंगल राज था, उसके बावजूद भी आज तेजस्वी यादव अगर रोजगार की बात करते हैं तो जनता उसको सुनती है। ऐसा हम लोग 2020 के चुनाव में ठीक है, ठीक है। तो सुजीत, आपको लगता है जिस तरीके से एनडीए, छोटा आंसर दीजिएगा, एनडीए लगातार रोजगार देने की घोषणा कर रही है, फिर भी परसेप्शन के तौर पर तेजस्वी यादव को एज है? ये देखिए पंकज जी, मैं यहाँ पे स्पष्ट कहना चाहूंगा, ये एज है या नहीं है इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन एज मिल सकता है, इसको लेकर के पूरी कुवत हो रही है। एज के लिए ही बात है और कोई बात नहीं है, लेकिन इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, मेरी कल एक आरजेडी के नेता से बात हो रही थी जब सदन का सत्र खत्म हुआ था तब, तो उनका स्पष्ट रूप से कहना था कि हम चाहेंगे कि उसी मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ें, क्योंकि युवाओं का जो नजरिया है वो हम लोगों ने बदलने की कोशिश की है 17 महीने की सरकार में। चलिए, तो एक बात बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है कि तेजस्वी यादव युवाओं को साधना चाह रहे हैं। तेजस्वी यादव अब माता पिता के मामले में डिफेंसिव भी रहना नहीं चाह रहे हैं, मतलब कोर वोट बैंक को साधे रखना चाहते हैं सामाजिक न्याय के मुद्दे पर, मसले पर बड़ा सवाल यह है कि क्या यह फायदेमंद होगा या नुकसानदायक साबित होगा, और साथ ही साथ युवाओं को साधने का प्रयास करना चाह रहे हैं। ऐसे में उनको सफलता किस हद तक मिलती है यह देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल श्याम किशोर चौबे जी, डॉक्टर संजय कुमार, रामबंधु बस जी और सुजीत कुमार, आप सभी मेहमानों का बिहार की बात में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।